हेलो ऑल, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ आश्वास होम्यो केयर के यूट्यूब चैनल पे। तो होम्योपैथिक स्टार्स ऑफ नागपुर का ये 11th एपिसोड है और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि होम्योपैथिक स्टार्स ऑफ नागपुर एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर नागपुर के वो सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट, स्टूडेंट्स जिन्होंने होम्योपैथिक फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करी और राइट होम्योपैथिक अवेयरनेस स्प्रेड करी, जिन्होंने अपने पेशेंट्स का दिल जीता, उन्हें विश्वास दिलाया होम्योपैथी पे और दुनिया में होम्योपैथी का नाम रोशन किया, वो सारे डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स, कंसल्टेंट होम्योपैथिक स्टार्स ऑफ नागपुर पर इन्वाइटेड हैं और वो हमारे साथ, हम यंग बडिंग होम्योपैथ्स के साथ नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, जर्नी, स्ट्रगल शेयर करके हमें हौसला देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं और इंस्पायर करते हैं कि हम भी वैसे ही पाथ पर आगे बढ़ें। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें ताकि हम वैसे और गेस्ट को इनवाइट करते रहें और सीखते रहें। So I am honored to welcome Dr. Kavita Chandak ma'am. A little introduction about Kavita Chandak ma'am. She is the torch bearer of homeopathy in Nagpur. She is practicing homeopathy since 1999 and she is a celebrity. She also specializes treatment in psychiatric disorders, behavioral disorders, autism, kidney disorders, cancers and many more. She is an international consultant, an international speaker and invited to many global conferences. Her dedication towards homeopathy is truly inspiring. So I welcome Dr. Kavita Chandak ma'am on Homeopathic Stars of Nagpur to grace this platform with her blessings. जैसे आपका स्पेशलाइजेशन मैम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में है। मैम इंडिया में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए काफ़ी मान्यताएं, जो मिथ्स हैं वो बहुत हैं, जैसे मिसकंसेप्शंस हैं, कोई स्टिग्मा है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए कोई ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता है, वो सोचते हैं कि कभी कोई और बीमारी हो जाए बट पागलपन जैसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैम आपकी ओपीडी में जब ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं तो आपका कैसा ट्रीटमेंट है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी सारे ऑडियंस को कि सेक्रेटरी का मीनिंग पागलपन डेफिनेटली नहीं है। सेक्रेटरी माने मन का बीमार होना। When you get so the misconception in India is first thing that सेक्रेटरी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं, लोग छुपाते हैं डॉक्टर के पास जाते वक्त में। इसको छुपाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर प्रॉब्लम है यू नीड टू रीच आउट। इफ़ यू डोंट रीच आउट टू एनीबडी, ये कोई बैठे बैठे भगवान का नाम लेने से तो ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है प्रियंका इंडिया में, जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया पिछले 4-5 साल में, मुझे पूरे वर्ल्ड में ऑटिज्म के लिए बुलाया जाता है। तो बीच में लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस था, आई वॉज कीनोट स्पीकर देयर एंड आई डिस्प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल केस ऑफ ऑटिज्म विथ ऑल द स्टेजेस, every month video, everything. And after that presentation, one of the doctor who was 72 years came out and he appreciated my work and he said, ऑटिज्म कैसे पहचान में आता है? 72 ईयर्स का बंदा, जितनी मेरी एज है उतना उसका एक्सपीरियंस है। अगर वो बंदा मुझसे पूछता है कि ऑटिज्म कैसे पहचान में आता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ऑटिज्म को, ADHD को, मेंटल रिटार्डेशन को, इन सब कैटेगरी को एक ही चीज़ में डाल दिया है, दैट इज डेवलपमेंटल डिले। जो प्रोफेशनल हेल्थ केयर टीम होती है, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। देखो ऑटिज्म में एक प्रॉब्लम ये होता है कि देयर इज़ नो आई कॉन्टैक्ट। ADHD में आपको हाइपर एक्टिविटी दिखता है। ADHD हैज़ 3 टाइप्स, जैसे टाइप 1 में है तो इनअटेंटिवनेस है, बट द चाइल्ड इज नॉट हाइपर और इम्पल्सिव। वो एक जगह पे बैठता है काफ़ी देर तक है, लेकिन उसको अटेंशन स्पैन नहीं होता, उसको समझ में नहीं आता आप क्या बता रहे हैं क्योंकि उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इन सेकेंड टाइप यू विल गेट द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम हाइपर एक्टिविटी प्लस इम्पल्सिविटी बट नॉट विद द इनअटेंशन। यानी वो आपको पेरेंट्स आके यूजुअली बताएंगे, यू नो डॉक्टर, व्हेन माय चाइल्ड ऑब्जर्व एनीथिंग इन द स्कूल ही इमीडिएटली ग्रास्प इट because his attention is really good, but the issue is that he is not able to sit at one place. That is the problem. और थर्ड इसमें होता है कि व्हेन यू हैव कंबाइंड ADHD, जिसमें इनअटेंशन भी है, इम्पल्सिविटी भी है, हाइपर एक्टिविटी भी है, तो ये इसके सिम्टम अलग है। हाइपर एक्टिविटी में आपका बच्चा जो दौड़ेगा तो ही विल बी एक्सीडेंट प्रोन, कीप ऑन कोलाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो देखता ही नहीं कि उसके सामने क्या है, उसके नजर ही नहीं जाते। लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता। ऑटिज्म में एक अलग प्रॉब्लम है कि बच्चा सर्कुलर मोशन में दौड़ेगा, हमेशा रिपीटेटिव एक्शन है, लेकिन उसको जो भी करना है वो सर्कुलर करना है। दौड़ना भी सर्कुलर है, चीजें भी देखनी सर्कुलर है, फैन को देखेगा, आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, दिन में 2000 बार जंप करेगा, ये सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजों का नॉलेज देखो आपको कब आएगा, जब आप इसको पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप पढ़ ही नहीं रहे तो आपको यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटिज्म एंड ADHD। लाइफ में 3 D बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए। डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ डिटेक्टिव, शेरलॉक होम्स। आपके पास पेशेंट आया तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकालो। ऑटिज्म को ट्रीट करने के अप्रोच भी अलग होता है जी। ADHD, ऑटिज्म, इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, बाकी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट अलग होता है जी।
So there are तो मैम different भाई approaches. जैसे जो है ADHD है, जैसे न्यूरो डाइवर्स हम चिल्ड्रन बोलेंगे, न्यूरो डाइवर्स में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ADHD है, कभी कंडक्ट डिसऑर्डर्स भी आते हैं, तो मैम Oppositional Oppositional disorder भी defiant है. disorder. मैम ये सारे डिसऑर्डर्स प्रिवेलेंट हैं इंडिया में, बट उनका अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस इसलिए नहीं है. अवेयरनेस इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि पेरेंट्स पहले तो ये चीज समझते हैं. जैसे मेरे पास ऑटिज्म के केस आते, कल शाम को एक केस आया मेरे पास में, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का है, मैंने उसका डायग्नोस किया. तो वो पेशेंट को मैंने पूछा कि आपने इसका ट्रीटमेंट कब शुरू किया. बोले जब बच्ची 10 साल की थी तब. बोले 10 साल तक क्या कर रहे थे आप. बोले नहीं, हमने सोचा कि धीरे धीरे उसका वॉइस आ जाएगा, स्पीच आ जाएगा, एंड शी विल बी एबल टू हैंडल द थिंग्स. सो दिस हैपेंस. फर्स्ट पेरेंट शुड बी अवेयर कि आपका बच्चा 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, अगर बोल नहीं रहा है, स्पीच नहीं है, आई कॉन्टेक्ट नहीं है, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर. एंड इन ऑल द केसेस ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD वी नीड टू टेक द हिस्ट्री ऑफ fetal life, because we start treatment from the fetal life. You do not start treatment from the current symptom, you know. Yes, yes. We start treatment from the mental status and emotional status of the mother during pregnancy. Yeah. Not only mother, even father, because child receive one gene from each parent. Yes. And then only the zygote formation is there. Yeah. So important thing is that कि आप वहाँ से उस चीज़ को हाईलाइट करो जो डॉक्टर्स नहीं करते हैं. Many of the time our homeopaths keep on asking about the mental status during pregnancy to mother. Yeah. Why? Because it is given in the protocol. और आपको स्टडी में सिखाया गया है हिस्ट्री टेकिंग में कि you should ask this question, but they do not know how to apply this in the practice. Yeah. The clinical application is very important. Yeah. They do not know the clinical application of MyZam. Yeah. They keep on reading MyZams but do not know the clinical application. So I would say that nowadays we are getting many patients for autism and psychiatric disorder, especially neurogenetic disorders, because of the parents. I would say that it is because of the misdiagnosis of healthcare professionals. Yeah. So many of the times it is iatrogenic disorder. Yes, yes. Let me give you one example. I have a patient who is in autism now. I cured the child totally with all lab investigation before and after, and we have all the videos of the parents also. So it is very satisfactory case. But the main issue is that when she was pregnant, she got conceived normally. Soon after third, within 3 months from the marriage, कोई abnormality ही नहीं था. She used to visit one gynecologist. She just went to the doctor 2 months after marriage. और उस समय उसको पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है. तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप यूरिन वगैरह टेस्ट करके फिर से मेरे पास आइए. तो जब उसने यूरिन टेस्ट किया तो शी केम टू नो कि आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट. फिर भी वो उस डॉक्टर के पास गई अनफॉर्चुनेटली. एंड डॉक्टर सजेस्टेड हर दैट ओ माय गॉड, नाउ यू आर प्रेग्नेंट, वी शुड गिव यू वन इंजेक्शन so that your pregnancy will be beautiful and there won't be any chance of abortion. When you do not have any family history of abortion in mother or in real sisters or in maternal aunts, on which base you can prescribe hormonal pills or injection to the patient? इसका कोई रीजन नहीं था सॉलिड. उसके बाद में उस पेशेंट को कोई ब्लीडिंग नहीं था, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं थी और प्रेगनेंसी नॉर्मल ले रही थी. उसमें कोई डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन भी नहीं किया था. यू वोंट बिलीव प्रियंका, द डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट गेव 145 इंजेक्शन ऑफ SCG within 3 months to my patient. Okay. The lady received 145 injections on every alternate day almost, and the child landed in autism. So we call it as an iatrogenic disorder. One more patient who visited me for CPMR. The child is very nice, and the parents came to me, and when I took the history, the father said, डॉक्टर पता है जब इसको पेन हो रहा था, मतलब एकदम नेग्लिजिबल पेन था, कमर में दर्द था, दैट वाज नॉट हर EDD. वो गई डॉक्टर के पास में, gynecologist told her, you see tomorrow I have a family program, so it's better that we should induce your labor. Okay. 3 days टाइम था उसको कुछ. तो उन्होंने कहा कि हमको पेन तो हो नहीं रहा. बोले फिर इसके बाद में पेन हुआ तो आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल, फिर आप दूसरी डॉक्टर देख लो. तो बेचारा पेशेंट मरता क्या ना करता, वो एक डॉक्टर के साथ चलता है 9 मंथ. तो वो अल्टीमेटली उन्होंने सरेंडर किया. द डॉक्टर इंड्यूस्ड लेबर विद ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकेशन विच दे हैव इन मॉडर्न मेडिसिन लाइक पिटोसिन, एंड वो बच्चा हो ही नहीं रहा, उसको पेन ही नहीं आ रहा मदर के. डॉक्टर टेबल पे चढ़ी एंड शी पुश्ड हर एब्डोमेन इन सच अ ब्रूटल वे कि वो लड़की बोली कि मैम मेरा दम घुट रहा था जिस समय मैम मुझे मेरी गायनिक पुश कर रही थी, फिर भी वो बच्चा नहीं हुआ. समहाउ उन्होंने कैसे तो भी वो रात तक के मिडनाइट को उसका लेबर करवाया. लेबर हुआ, उसके बाद में वो बच्चा रोया ही नहीं 5 मिनट तक के. फिर डिलेड क्राई होने से उसको उन्होंने लेकर गए, NICU में रखा, और NICU में रखने के बाद में 20 दिन बाद में वो बच्चा उन्होंने पेरेंट्स को सौंपा. इन बिटवीन उन्होंने पेरेंट्स को ये बताया नहीं कि उसको कभी फेब्राइल सीजर आया, क्या आया, कुछ नहीं. लेकिन ही वॉज गिवन गार्डिनल फॉर 3 years. लेकिन उनका जो डिस्चार्ज समरी और उनके हॉस्पिटल नोट्स मैंने पढ़े, उसमें सीजर का कहीं पर कोई मेंशन नहीं था. तो गार्डिनल किस बेस पे दिया गया ये मुझे भी आज तक के नहीं समझा. एंड यू वोंट बिलीव दैट, मैंने जब मदर को पूछा, डू यू नो व्हेन योर चाइल्ड क्राइड फर्स्ट,
शी सेड अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट नो. मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम कब रोया, वो गोल्डन मोमेंट मैंने मिस किया है, मुझे पता नहीं. 20 डेज तक के नो ब्रेस्ट फीडिंग वाज देयर एंड 20 डेज के बाद में वो बच्चा उसको सौंपा गया. जबकि हम देखते हैं कि एनएसयू में जब बच्चे को रखते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग होता ही है, देते ही है. तो बच्चे को ना कोलेस्ट्रॉल मिला ना ब्रेस्ट फीडिंग मिला, क्या इम्यूनिटी आप एक्सपेक्ट करते हैं? और वो बच्चा CPMR में. तो मैंने so nowadays there are so many disorders because of iatrogenic causes. So doctors themselves are creating the issue. And next is vaccination, as you all know. You know, vaccination is precipitation. Unnecessary हो या necessary हो बेटा, vaccination में तो heavy metal है and heavy metals crosses the brain barriers. Heavy metal में you know they put mercosol, mercury is there, aluminum hydroxide is there. If you will read all these remedies in homeopathy, there are few rubrics: desire to kill, patient can kill himself also, aggression है, सब चीज़ है. तो रोज थोड़ा आप उसको वो दे रहे हैं mercosol, तो आप एक बड़ा सा क्रिमिनल एक दिन क्रिएट कर रहे हैं. तो वैक्सीन क्या कर रहा है? वही कर रहा है. तो वैक्सीन क्या कर रहा है? वही कर रहा है. We ourselves create the syphilitic miasm. Exactly, and that's why we say that word, our planet is under syphilitic miasm nowadays. And you know, you reminded me this word syphilitic miasm. Thank you so much for that, because if you will see, the keynote symptom of mercury salt is that everybody is my enemy and only money is my god. So syphilitic miasm में तो हम वैसे भी आ गए हैं. और मैं ये नहीं कहूँगी कि वैक्सीनेशन बुरा है, बट यू नो इट इज अ जनरलाइज्ड फिनोमेना. देखो ये एप्पल का फोन है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट काउंट होता है, लेकिन अगर आपका सैमसंग का फोन खराब हो गया तो एप्पल का स्पेयर पार्ट उसको चालू नहीं कर सकता. उसी तरह हर व्यक्ति का सेंसिटिविटी अलग अलग है. वैक्सीन आप अच्छे के लिए दे रहे हैं, लेकिन कोई पेशेंट का सेंसिटिविटी उसको बुरी तरह से रिएक्ट कर सकता है. ही मे लैंड इन ऑटिज्म, ही मे लैंड इन अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर. फॉर एग्जांपल आफ्टर कोविड शॉट आई गॉट मेनी पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सोरियासिस, डिप्रेशन. इनफैक्ट मेरा तो एक यंग मतलब एक फैमिली मेरे पास आती है, ओल्ड फैमिली है, उनका यंग बेटा कोविड की वजह से, कोविड शॉट के एग्जैक्ट 29 डेज के बाद में उसका डेथ हुआ, यंग बंदे का. मतलब उसके बाद में उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया. I have also one case after MMR vaccination, child landed in speech delay. The speech was developing. We have lot of cases after MMR vaccination. Even 2 days before, one lady consulted me. She is from interior area of Gadchiroli. आप बिलीव नहीं करोगे कि उस एरिया में इतने ऑटिस्टिक पेशेंट है, मेरे रेगुलर आते वहाँ से. एंड शी सेड कि मैडम मैंने जब पूरा देखा कि फिटल लाइफ में कुछ हुआ नहीं था, एवरीथिंग वाज गुड, देन आई आस्क्ड अबाउट वैक्सीनेशन एंड आई सडनली आस्क्ड हर कि आपके बच्चे में कौन से महीने से चेंज आया, व्हेन डिड यू फर्स्ट ऑब्जर्व दैट समथिंग इज एबनॉर्मल गोइंग विद माय चाइल्ड. शी सेड व्हेन ही वाज 10 months old. I said, did you give the vaccine at the age of 9 months? She said, मैम आपको कैसे पता चला? मैंने 9 month में वो वैक्सीन दिया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बच्चा बैठ ही नहीं रहा. अभी वो बच्चा 3.5 साल का है, वो अभी तक बैठ नहीं पा रहा है. मैं बोला तो इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ऑटिज्म के बच्चे यूजुअली क्रॉल नहीं करते हैं, बैठते नहीं, सीधा चलते हैं. शी सेड नो मैम, व्हेन माय चाइल्ड वाज 8 months old ही यूज्ड टू सिट वेल. मैं बोला आपके बात पे हम कैसे विश्वास करें. शी शोड मी वीडियो, शी शेयर्ड हिज वीडियोस बिफोर 9 months वैक्सीन विथ मी. बच्चा आराम से बैठ के सारी एक्टिविटी कर रहा, और MMR वैक्सीन के बाद में ही लैंडेड इन ऑटिज्म एंड नाउ ही इज नॉट एबल टू सीट. जबकि हाँ रिग्रेशन है, बट यू नो नॉट एबल टू सीट इज नॉट द सिम्पटम ऑफ in homeopathy, but like what is the scope of happened. abnormality? Yes, Homeopathy in psychiatric Which is disorders, especially autism, So many of the cases I ADHD, observed of cerebral palsy. So ma'am, in homeopathy, like They what go- is the scope of homeopathy in psychiatric disorders, especially autism, ADHD, cerebral palsy, these disorders? देखो होम्योपैथी में हर चीज़ का बहुत सुंदर स्कोप है, इसलिए कहूँगी क्योंकि मुझे अब उसका एक्सपीरियंस हो गया. कुछ साल पहले तक जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, मुझे 2.5 साल लगता था ऑटिज्म को ट्रीट करना है. अभी मेरे पास 7, 8, 9 months में बहुत अच्छे रिजल्ट है. एक फैमिली मेरे पास ऑटिज्म के लिए, वो आमगांव का पेशेंट है. When we started the treatment, one more symptom is there in autistic kids, which we get. I think I don't know how many homeopaths know about this. That all the autistic kids always suffer from worm infestation. Yes. ऑल द टाइम. Yes. सो उसको वर्म इन्फेस्टेशन था बहुत बुरा. हमने जब मेडिसिन दिया, मेरे पास उसका वीडियो है. शी सेड डॉक्टर यू वोंट बिलीव दैट आपके मेडिसिन के बाद में इसके लेटरिन से तो बहुत सारे वर्म्स निकले, बट ही इवन वोमिटेड अ वर्म. इतना बड़ा वर्म, उसने हमको फोटो भी भेजा, इतना बड़ा वर्म उसने वोमिट किया. एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आफ्टर 7 months वन डे शी केम एंड शी लिटरली क्राइड विथ हैप्पी टीयर्स. शी सेड डॉक्टर आपने इसको क्या दिया. बोला क्यों. बोले ये मेरा बच्चा जिसको समझता नहीं था कि मैं इसकी माँ हूँ, मेरे फीलिंग्स किसी के भी फीलिंग्स नहीं समझते थे, बट 3 days बैक आई वॉज इन डिसमेनोरिया एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई हस्बैंड दैट व्हेन ही विल कम टू होम ही विल कुक समथिंग एंड आई विल गेट सम फूड. द चाइल्ड अंडरस्टूड हर फीलिंग्स एंड ही हिमसेल्फ वेंट ऑन दी
किचन में गया, ओटे पर बैठा, उसने ओटे पर बैठ के कुकर रखा गैस पे, उसको गैस चालू करना नहीं आया, कुकर रखा और उसमें उठा के आलू प्याज वेज डाल के वो चम्मच से उसको स्टीयर कर रहा था सो दैट ही कैन कुक समथिंग फॉर हिज मदर. शी सेड नाउ ही इज रियलाइजिंग द फीलिंग्स. हमारा काम है कि उस दुनिया के लोगों को अपनी दुनिया में लाना. और इसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत सारा स्कोप है इसमें, नया कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ इम्प्लीमेंट किया. बट येस, आई लॉन्च माई न्यू मेथड दैट इज 4C मेथड टू डील स्पेशली साइकेट्रिक केसेस एंड उसमें भी ऑटिस्टिक केसेस. 4C मेथड में आपका आता है, फर्स्ट C माने आपका कॉन्स्टिट्यूशनल या क्लीनिंग रेमेडी आ गया. क्लीनिंग रेमेडी, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, देन आई पुट क्लिनिकल रेमेडी एंड देन आई यूज कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी. अभी केस वाइज जाता है, बट दिस इज अ मेथड नॉट अ प्रोटोकॉल. सो आई वोंट सजेस्ट यू टू फॉलो द प्रोटोकॉल. It's not like that. Sometimes we need Nozud in the beginning as a clinic remedy. Sometimes we need constitutional remedy in the beginning, and then we can put Nozud as a cleaning or anti-miasmatic remedy. Meanwhile, in the course of the treatment, then sometimes we need to address first the clinical symptom. For example, अगर वो बच्चा 7 दिन में एक बार रिपोर्ट कर रहा है, जो कि ऑटिज्म का यूजुअल सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पे आप देखते हैं कि बच्चा 7, 8 दिन 10 दिन में एक बार पॉटी करता है, तो इतनी तकलीफ हो रही है, टॉक्सिन्स आर गेटिंग डिपॉजिटेड इन द बॉडी एंड you are going to treat his mind first. No. This is foolish. So it's better to treat first remedy on the constipation. You should plan some remedy and then you have the time, because this is chronic case. You will get the time to treat the child. It's not an acute case. And let me tell you one truth. जैसे होम्योपैथी में बहुत सारे डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, we are treating acute diseases so fast. Acute diseases, as per mentions of Hahnemann himself, they recover by themselves because they have fixed destination. आपने कोई मेडिसिन डाला नहीं डाला तब भी वो ट्रीट होता है. आप डाल के सिर्फ उसका स्पैन जो है वो कट शॉर्ट करते हैं. इसलिए बेसिक है कि आप क्रॉनिक डिजीज जब ट्रीट करते हैं तो उसमें अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू है, इजंट इट? तो ऐसे केसेस में बहुत सारा स्कोप है होम्योपैथी का. अगर आप फिलोसॉफी अच्छे से पढ़ते हैं, ऑर्गेनल अच्छे से पढ़ते हैं, हानेमन हैज मेंशन्ड एवरीथिंग. मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ उस बंदे को कि 250-300 साल पहले उसने वो लिख के गया जो उसको मालूम था 300 साल बाद आएगा. एंड द मेजर थिंग इज दैट वी नीड टू एड्रेस द करंट मॉडर्न मियाजम्स आल्सो. द मॉडर्न मियाजम practically when you use in your practice is 5G. Pollution. I have not heard of that. ये मॉडर्न मियाजन है, इसको सुनने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है. जब आपका बच्चा 5G से, जैसे मैंने आपको भी बताया, वाईफाई रेडिएशन हम दिन भर रहते हैं उसमें. आई रिसेंटली ट्रीटेड अ केस ऑफ सेरेब्रल एट्रोफी एंड डिजेनरेटिव चेंजेस विद द हेल्प ऑफ वाईफाई रेडिएशन रेमेडी, क्योंकि उस केस में ऑब्स्टेकल टू रिकवरी वाज वाईफाई रेडिएशन. तो ये भी तो मॉडर्न मियाजन है ना बेटा. हानेमन इसलिए नहीं लिख सके उस समय उसके बारे में क्योंकि उनके एरा में ये सब था ही नहीं. देयर वाज नो 5G. He was so lucky, I would say. There was no pollution. तो ये सब मॉडर्न मियाजम जब तक कि आप कंसिडर नहीं करेंगे, आपकी सोच उस दिशा में जाएगी नहीं. आई वोंट से दैट कि वाईफाई रेडिएशन आपके ब्रेन को डायरेक्ट डैमेज करता है, बट वाईफाई रेडिएशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, व्हिच इन टर्न इज पॉसिबल टू क्रिएट डिजेनरेटिव चेंजेस इन योर बॉडी. And that is how we treat the patient. Okay. So we need to think out of box now. Yes. We need to use synthetic materia medica. Yeah. We need to use the modern medicines. कई बार ये होता है, जैसे इटालियन साइड में मैंने देखा, बीच में एक आर्टिकल दिया था. Somebody has commented on that article that this remedy has not proved traditionally in a Hahnemannian way. Okay. But why do you need all the remedies to be proved in a traditional way? Because in Hahnemann's era, 17th 19th century, the mindset was different. अभी हमारा mindset different है. Hahnemann and all the homeopaths from that era were so lucky to got only कम्युनिकेबल डिजीजेस. उस समय कॉलेरा आया, उनको उसको ट्रीट करने का मौका मिला. लेकिन आज की तारीख में हमको मोर ओवर साइकेट्रिक डिजीजेस मिल रहे हैं, है ना. इवन ऑटिज्म इज कम्युनिकेबल एपिडेमिक डिसऑर्डर नाउअडेज, बट वी कैन नॉट क्लेम इट एज अ पैंडेमिक और वी कैन नॉट से दैट हाँ ये दूसरे से कम्युनिकेट हो गया. लेकिन अब जनरेशन टू जनरेशन तो वो चल ही रहा है. और आपको इतने केसेस नागपुर जैसी जगह पे रोज आई एम रिकॉर्डिंग 3 to 4 केसेस ऑफ ऑटिज्म अनफॉर्चुनेटली. और पूरे वर्ल्ड से मेरे पास रोज कितने केसेस आ रहे हैं ऑटिज्म के. तो यू कैन नॉट से लाइक दिस कि हम ये चीजें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट हो रहा. प्रेगनेंसी में लेडीज का अल्कोहल कंजम्पशन, प्रेगनेंसी के पहले सब्सटेंस कंजम्पशन, एडिक्शंस, स्क्रीन टाइमिंग, हर चीज़ें तो बढ़ गई है. तो ये भी तो मॉडर्न एरा में ऐसा नहीं बेटा. जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, आपको क्यूअर जिसको बोलते हैं वो नहीं मिलेगा. पार्शियल मेंटेनेंस के लिए तो फिर बाकी भी साइंस के ब्रांचेस सही ना मेडिसिन के, उसमें फिर हम अलग क्या दे रहे हैं मैम. फिर इनमें क्या दे रहे हैं मैम? फिर इनमें जो स्पीच थेरेपिस्ट है या जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है मैम, इनका क्या रोल रहेगा बेटा? मेरे जितने भी पेशेंट आते हैं ना प्रियंका, आई नेवर सजेस्ट देम टू गो फॉर थेरेपी. अगर जा रहे हैं, neither speech, nothing because I am very honest with my patient. I just explain them that your child got this trouble because of disturbances in neurotransmitter.
आपके न्यूरोट्रांसमीटर स्पीच थेरेपी में आ ऐसे बोलो, ऊ ऐसे बोलो, ये बोलने से बदलेंगे या जब आप उस पर प्रॉपर साइंटिफिक मेडिसिन प्लान करेंगे तब बदलेंगे. So child needs an appropriate remedy for that to balance what is imbalanced in his body. Yeah. You need to tune what is mistuned, and you cannot tune this with the therapist. I'm not against the therapist. They are good, but they are temporary. For example, if you have pain in the knee, आप जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस दिन फिजियोथेरेपी बंद करेंगे पेन वापस आएगा. तो मेरा इन शॉर्ट कहना ये होता है कि यू शुड टेक द मेडिसिन along with the therapist. बट इफ द चाइल्ड इज नॉट गोइंग फॉर द थेरेपी, आई नेवर सजेस्ट दैट. उसका भी मैम जैसे होम्योपैथी में जैसे ऑटिज्म है, तो मैम आपका अप्रोच कैसे रहता है? यानी आपने जैसे बताया कि प्रेगनेंसी, फीटल हिस्ट्री और द 5C प्रोटोकॉल्स, मैम इसे हम स्टडी 4C बेटा, नॉट 5C. मैम हम ये स्टडी कहाँ करें? ये स्टडी करने के लिए एक ही इंस्टीट्यूट है, वो है कविता चांडल. क्योंकि ये मेरा मेथड है बेटा. मेरे कुछ केसेस है ग्लोबली आ गई है hpathy.com में, आप कहीं पर भी नेट पे टाइप कीजिए, यू विल गेट टू स्टडी दैट. बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में मैंने प्रेजेंट किया है, एंड आई फर्स्ट लॉन्च माई दिस न्यू मेथड इन बकोटा वर्ल्ड कांग्रेस होम्योपैथी, वेयर आई वाज इनवाइटेड एज अ कीनोट स्पीकर. तो वहाँ मैंने लॉन्च किया था. उसके बाद में ये ऑफिशियली वहाँ आ गया. एनी बुक सर, आई एम राइटिंग अ बुक अबाउट साइकेट्री, बट यस माय कोर्सेस आर देयर अबाउट ऑटिज्म एंड साइकेट्री. सो इफ एनीबडी वांट्स दैट, दे कैन विजिट टू माय वेबसाइट, दैट इज drkavitachandler.com. यस, तो वो आपको मिल जाएगा. उसके ऊपर में दे कैन कॉन्टैक्ट अस, इवन दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन अवर हेल्पलाइन नंबर्स. सो if somebody is interested, we can send them the recording. Let me tell you one thing, मैं हमेशा ये चीज़ सभी को बताती हूँ, स्पेशली डॉक्टर्स को, कि जैसे कई वेबिनार हमारे हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, once I treated a case of schizoaffective disorder with the remedy marble wine, and I presented this case in my Russian webinar. And you won't believe that when I went to Russia for my seminar, many of the patients, many of the doctors approached me and they said, आपने वो रेमेडी बताया था ना, हमने मार्बल वाइट हमारे पेशेंट में यूज़ किया. So please don't get prejudiced with the remedy, first thing, because Hahnemann himself has mentioned in aphorism 83 that you should not get prejudiced with the remedy. अरे एक रेमेडी ने एक पेशेंट में काम किया क्योंकि वो उसके लिए सुटेबल थे, वो हर पेशेंट में काम नहीं करते. अगर मैंने कैपग्रास सिंड्रोम का कोई केस कैनाबिस इंडिका से ठीक किया, तो जरूरी नहीं कि मेरे पास अगर कल कोई दूसरा केस आएगा सेम डिसऑर्डर का, तो कैनाबिस इंडिका वर्क करेगा. सो फर्स्ट यू नीड टू डिफरेंशिएट द पेशेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिविजुअलाइजेशन जो हम सिर्फ बोलते पर करते हैं, करना जरूरी है. सेकेंड थिंग, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ मेडिसिन इज ऑल्सो नेसेसरी, नॉट ओनली पेशेंट. वी हैव टू डबल डायग्नोसिस. आप तो पेशेंट से ना सारे होम्योपैथी, यू शुड चार्ज योर पेशेंट डबल, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू डायग्नोज द केस or diagnose the disease, you are going to diagnose the remedy also. And third is, when you approach the patient, आपका जो अप्रोच है वो पूरा क्लिनिकल हो गया. थेरोटिकली हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारे वेबिनार या सेमिनार के बाद में लोग मुझे बताते हैं, मैडम आपका अप्रोच ना हम फॉलो कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं आप फॉलो? मेरा बोलना है आप सबको पढ़ो, हानेमन को पढ़ो, केंट को पढ़ो, हेरिंग को पढ़ो, कविता चांडक को पढ़ो, लेकिन फॉलो किसी को मत करो. इसमें से आप अपने नोट्स बनाओ, सबका मिलके जो आपको अच्छा लगता बोलो, और वो आप अपने प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करके उसके जो रिजल्ट आते हैं आपको उसको फॉलो करो. मैंने अपने लाइफ में यही किया है, इसलिए मैं आज तक के ट्रूली हानेमन ही हूँ, क्लासिकल प्रैक्टिस करती हूँ. मैंने किसी ब्रांड को नहीं अपनाया बेटा. ब्रांडिंग यूरोप में भी बहुत सारा है, आप जानते हैं मेरा प्रैक्टिस मैक्सिमम यूरोप, रशिया, टर्की में है. तो ब्रांडिंग वहाँ पे भी है और इंडिया में भी है. लेकिन होम्योपैथी तो सिर्फ ओरिजिनल होम्योपैथी हानेमन का ही है. तो ये जितना भी लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं वो हानेमन के कंसेप्ट को सिर्फ ब्रेड बटर मक्खन लगा करके अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो बी ओरिजिनल एंड गो विथ होम्योपैथिक फिलोसफी, बट येस ट्राई टू ऐड द न्यू कंसेप्ट, द क्लिनिकल कंसेप्ट विद दैट. जो मैंने आपको बताया अभी 5G, जैसे रेडिएशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो रेडिएशन रेमेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेमेडी है, ये सारी रेमेडीज है ना बेटा. ये भी रेमेडी है. वंस आई ट्रीटेड अ केस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, पीपल सेज दैट इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड यू कैन नॉट ट्रीट इट. क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी का हाइपोप्लासिया यूट्रस का केस भी ट्रीट किया है विद अ वेरी सिंपल रेमेडी, सिनिशियो ओरियस, क्योंकि वो रेमेडी उस केस के लिए एप्लीकेबल था. ऐसा नहीं कि हर केस में वो काम करेगा. तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ ट्रीट नहीं होती. वंस आई ट्रीटेड अ केस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये जरूर है कि उसने 100% विजन नहीं लाया, लेकिन उसका 80% विजन मैंने रिटर्न किया, तो पेशेंट इज बैक टू लाइफ विद द रेमेडी ह्यूमन आई रेटिना. ह्यूमन आई रेटिना रेमेडी है होम्योपैथी में, बट आई डोंट नो कि इंडिया में कितने होम्योपैथ्स को नाम पता है. The problem is that we are not reading what is mentioned previously in organelle or what is you are getting now. थोड़ा सा ओपन हो जाओ, पढ़ने की आदत डालो, तो आपको सीखने मिलेगा.
मैम हमें बुक्स जो हमारे हैनमन सर की बुक्स हैं, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन है, और इसके अलावा कौन सी बुक्स मैम हमें यानी क्लासिकली हमें रीड करनी चाहिए टू नो ऑल दीज एंड टू गेट अपडेटेड अबाउट द रेमेडीज दैट यू आर टॉकिंग? यू नो, टू बी अपडेटेड अबाउट द रेमेडीज, आपका विजन और आपका माइंड उतना अपडेट होना चाहिए बेटा। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि वाईफाई रेडिएशन रेमेडी है। मैंने खुद दिमाग लगाया जब मुझे समझ में आया कि पेशेंट बोल रहा है कि मैं सारे दिन वाईफाई में काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो ऐसा होगा जो वाईफाई से इसका डैमेज हो रहा होगा। हाँ। पर वाईफाई का मुझे डायरेक्ट डिजेनरेटिव चेंज में कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा था, ये डायरेक्ट उसका कोई अटैक नहीं था। व्हेन आई वेंट टू इंटरनेट, मैंने स्टडी किया तो मुझे ये पता चला कि वाईफाई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन टर्न में प्रेसिपिटेट डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। अब क्वेश्चन ये था कि वाईफाई को कैसे एड्रेस करूं, तो मैंने ट्रेडिशनल रेमेडी भी देखा। इफ यू विल ऑब्जर्व अवर रेपर्टरी एंड यू विल रीड इट, देयर आर रूब्रिक्स: लव फॉर कंप्यूटर्स, डिजायर टू प्ले द कंप्यूटर गेम निंटेंडो, डिजायर टू प्ले द कंप्यूटर गेम स्क्रैबल। शायद सिर्फ ये दो नाम गेम की उस समय डाले गए जिस समय सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ था, शायद तब दो ही गेम होंगे, लेकिन ये रूब्रिक सारे ही कंप्यूटर गेम के लिए एप्लीकेबल है। एंड यू वोंट बिलीव दैट वी हैव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर दैट: सिलिशिया, बुफोराना, सल्फर एंड एसिड सल्फ। जब ये 4 रेमेडी मुझे मिले तो मुझे लगा कि यस, आई कैन डू इट, आई कैन सॉल्व दिस केस। बट अनफॉर्चुनेटली बाकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम इसमें बैठ ही नहीं रहा था। अब मैं इसको कैसे एड्रेस करूँ? तो फिर मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा एक रेमेडी है, लेकिन डायरेक्ट ये रेमेडी देती ना बेटा तो वो वर्क नहीं करता। ये रेमेडी ने कैटलिस्ट का काम किया ऑब्स्टेकल टू रिकवरी को रिमूव करने के लिए। दिस रेमेडी हैज नॉट ट्रीटेड द पेशेंट। पेशेंट को जो ट्रीट किया वो रेमेडी वैनेडियम ने ट्रीट किया। व्हाई आई पुट वैनेडियम? बिकॉज आई टुक द रूब्रिक टेंडेंसी टू डिजेनरेशन इन टिश्यूज एंड टेंडेंसी टू डिजेनरेशन इन ऑर्गन्स। उसके लिए अगर आप पढ़ेंगी रेपर्टरी में आर्सेनिक एल्बम है, फास्फोरस एंड वैनेडियम है। आई चोज वैनेडियम बिकॉज द पेशेंट्स पर्सनालिटी वाज मैचिंग टू द वैनेडियम मिरर इमेज। सो इन दैट वे इट इज वेरी ट्रिकी। अगर आप इतना डेडिकेट होकर एक एक केस पे काम करते होंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। कौन रोकेगा आपको रिजल्ट आने से, है ना? So this is my way of working. In the beginning I told you I am a detective, Sherlock Holmes. तो अगर वो भी मेरे पास आ जाए तो मुझे लगता है उससे कंपटीशन लगा तो मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि मैं हर केस में इतना काम करती हूँ, मुझे चाहिए उस केस का रूट कॉज। उसको मैं कैसे एड्रेस करूँ ये मैं देखती हूँ। अगर हर होम्योपैथी करने लगे एंड जब तक कि आपको सेक्रेटरी का अच्छा नॉलेज नहीं है, होम्योपैथी का डीप नॉलेज नहीं, मियाज़म नहीं समझते, उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं समझता, ऐसी केसेस में हाथ ना डालें। और डालना है तो किसी सीनियर के एक्सपर्ट के अंतर्गत डालें। दूसरी चीज़, बी ऑनेस्ट विथ योर पेशेंट। जो चीज़ ट्रीट होती है वही बताइए कि यस आई कैन ट्रीट। मैं आज भी पेशेंट को बताती हूँ कि बेटा ये केस तेरा ऑटिज्म का मेरे पास ट्रीटेबल है, तो ही मैं लेती हूँ। उसके 1000-2000 से तुम्हारा ताजमहल नहीं बन जाएगा, लेकिन आज आपने अगर पेशेंट को गलत बोल के हाथ में से पेशेंट छूटे नहीं, इसलिए मेनी ऑफ द होम्योपैथ्स वांट्स टू ग्रैब द केस, बट व्हेन दे ग्रैब द केस एंड डू नॉट प्रोवाइड द रिजल्ट, द पेशेंट लूज फेथ इन होम्योपैथी, द पेशेंट लूज फेथ इन यू, एंड सेकंड थिंग इज दैट यू लूज द पेशेंट। और लेकिन वो पेशेंट दोबारा किसी भी होम्योपैथ के पास नहीं जाता, क्योंकि उसके नज़र में होम्योपैथ और होम्योपैथी दोनों फेलियर हो जाते हैं। तो अगर अपनी पैथी को बढ़ाना है तो पेशेंट के साथ ऑनेस्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आई होप हम आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे और पक्का कुछ एक और नया सेशन करेंगे जहाँ पे हम बहुत